हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास 10th साइंस प्री बोर्ड एग्जाम 2026 का मेरे प्यारे बच्चों वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में 100% एक एक क्वेश्चंस इसी क्लास से मैच करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम प्री बोर्ड पेपर का मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे वादा करता हूं कि इसी पेपर से आपका एक एक क्वेश्चन 100% मैच करेगा। तो बिल्कुल निसंदेह आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन और आप 100 आउट ऑफ 100 आप फोड़ कर आओगे, ये हमारी गारंटी है। तो बिल्कुल आप निसंदेह इस सॉल्यूशन को कंप्लीटली आप देखिएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों करते हैं अपनी इस क्लास को शुरू और मेरे प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ फोड़ेंगे। तो बिल्कुल आपको निसंदेह कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है और एक एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इसी क्लास से आपको बिल्कुल मैच करेगा हूबहू, बिल्कुल गारंटी के साथ। तो आइए करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास की शुरुआत समय को ना बर्बाद करते हुए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास जो प्री बोर्ड का पेपर है, तो इस पेपर का सबसे पहले हम देख लेते हैं कोड आपके पास क्या है, 824 BAP। मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 824 BAP। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो पेपर मिलेगा वहां पर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, रोल नंबर लिखना है, फिर उसके नीचे आपको अपना क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, नाम लिखना है। ये आपके पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर है और यहां पर कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं और नीचे लिखा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न करने क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अनिवार्य है। ठीक है, तो आइए इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस है उसको हमने टाइप किया है और एक एक क्वेश्चंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है केवल मेरे प्यारे बच्चों समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल या तो समतल अथवा उत्तल। मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे से ये चीज जानते हो कि जो हमारे पास समतल दर्पण होता है, क्या होता है, समतल दर्पण। अगर ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण के सामने अगर हम कोई वस्तु रखते हैं तो वो समतल दर्पण दर्पण के पीछे वस्तु का क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। और कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। तो ये हमारे पास वस्तु है और ये हमारे पास समतल दर्पण था, पीछे कलई हुई है। पीछे क्या हुई है मेरे प्यारे बच्चों, कलई हुई है। तो ये बात आप याद रखिएगा और यहां पर इसका क्या बन रहा है, ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की, किसकी मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जो आपके पास होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी हमेशा वस्तु का सीधा बिल्कुल प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये बात आप याद रखोगे कि अगर हम उत्तल दर्पण में अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे छोटा और बिल्कुल सीधा बनता है। छोटा और बिल्कुल सीधा बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, वस्तु है। ये हमारे पास क्या है, वस्तु है और ये हमारे पास क्या है, इसका प्रतिबिंब है। ये आपके पास क्या है, प्रतिबिंब है। कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों मेरे प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल सीधा इमेज बनाएंगे किसी भी वस्तु का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। या तो समतल या तो उत्तल, दोनों बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपकी आंख पास की वस्तु और दूर की वस्तु को बिल्कुल स्पष्टता देख पा रही है, तो इसका मुख्य कारण होता है नेत्र की समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता के ही कारण ये जो मानव नेत्र होता है, इसका जो लेंस होता है, वो अपनी फोकस दूरी को क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, परिवर्तित करता है। ठीक है, और परिवर्तित करने में भूमिका किसकी होती है, जो आपके पास मांसपेशियां होती हैं, जिन्हें आप सिलियरी मांसपेशियां कहते हो। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, समंजन क्षमता है, जिसके कारण वो पास और दूर दोनों की वस्तु को स्पष्टता देख पाता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। क्वेश्चन बोला है कि अगर आपके पास ये एक तार का टुकड़ा है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये तार का टुकड़ा है। तो बड़े आराम से समझिएगा। ठीक है,
इस तार के टुकड़े का मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध आपको क्या दिया है, आर दिया है। क्या दिया है, आर, यानी इसका प्रतिरोध टोटल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आर है। ठीक है, अब इस तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। कितने भागों में भाई, 5 बराबर भागों में। चलो इसको हम काट देते हैं, 2 3 4 5, 5 बराबर भागों में काटा जाता है। फिर कह रहा है इन टुकड़ों को पार्श्वक्रम में समायोजित कर देते हैं। क्या करते हैं, समायोजित। जब इन टुकड़ों को काट देते हैं तो अगर मेरे प्यारे बच्चों जब आपने इस तार को शुरुआत में लिया था तो इसका प्रतिरोध कितना था, आर। अगर इसको आप 5 भागों में काट दिए तो इसका 5 बराबर भागों में प्रतिरोध क्या होगा, बट जाएगा। तो ये जो पहला भाग होगा इसका प्रतिरोध हो जाएगा R/5, दूसरे वाले का भी प्रतिरोध R/5, तीसरे वाले का भी R/5, चौथे वाले का भी मेरे प्यारे बच्चों R/5 और पांचवें वाले का भी R/5, यानी पांचों भागों का प्रतिरोध बराबर बराबर बट गया। अब इनको पार्श्वक्रम में, पार्श्वक्रम का मतलब समांतर क्रम में संयोजन, जब समांतर क्रम में संयोजन करते हो तो R तुल्य का फार्मूला होता है 1/, R तुल्य बराबर 1/, का R1 और प्लस का 1/, का R2 और प्लस का 1/, R3 और प्लस 1/, R4 और प्लस का 1/, R5। ये आपके पास सूत्र होता है। आगे भी ये बढ़ता हुआ चला जाता है, परंतु यहां पर 5 ही हमारे पास प्रतिरोध है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना है मेरे प्यारे बच्चों, R', यानी जब समांतर क्रम में संयोजित कर रहे हैं तो R तुल्य का मान कितना है, R', तो R'/R अनुपात का मान होगा, यानी इसके अनुपात का आपसे मान पूछा है मेरे साथी। ठीक है, तो सबसे पहले चलो R तुल्य के स्थान पे आप क्या रख दो, R' रख दो। क्या रख दो भैया, R'। तो यहां पे आप लिखोगे 1/, का R' बराबर में 1/R1, R1 के स्थान पे R/5, तो यहाँ पे 1/, ये R बटे में क्या हो गया, 5। फिर उसके बाद R2 के स्थान पे 1/R बटे में क्या हो गया, 5। फिर प्लस, फिर 1/R बटे में क्या हो गया, 5। फिर प्लस 1/R बटे में क्या हो जाएगा, 5। फिर प्लस 1/R बटे में क्या हो जाएगा, 5। सबको आपने क्या कर दिया, वैल्यू को पुट कर दिया। आपका 5 ऊपर चला जाएगा, सब में 5 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये 1/R' बराबर ये 5 में क्या हो जाएगा, R, प्लस का ये 5 में क्या, R, और प्लस का ये 5 में क्या, R, और प्लस का मेरे प्यारे बच्चों 5 में R, और प्लस का ये 5 में क्या, R। ठीक है, कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, तो यहां पर मैंने सब वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, और ये आपके पास हो गया, हर सब जगह बराबर दिखाई पड़ रहा है। आपका अंश आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 5 5 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 25। तो जब आप इसको जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपके पास आ जाएगा 25 में R आएगा। R' को ऊपर ले जाओ तो R भी ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आपको मिलेगा R' बराबर R बटे में मेरे प्यारे बच्चों 25 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, R' बराबर मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेगा R/25। क्या मिलेगा, R/25। कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, इतनी बात समझ में आई। अब अगर इतनी बात क्लियर है तो आपको अनुपात निकालना है। अनुपात किसका निकालना है, अनुपात किसका निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात आपको निकालना है R'/R। तो यहाँ पे R'/R का अनुपात बताओ, R' की वैल्यू कितना आई है, R/25। तो यहाँ पे आप रख दो, उठाओ भाई। तो यहाँ पे R' के स्थान पे R बटा में क्या रख दोगे, 25। फिर बटे में यहाँ पे R रखोगे। ठीक है, R आपका चला जाएगा 25 के पास, तो यहां से आपके पास हो जाएगा R बटे में ये आपका हो जाएगा 25R। और याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1R से 1R बेकार हो गया, ऊपर बचा 1, नीचे 25। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास निकल कर आया R'/R बराबर ये आपका 1 बटा में क्या हो गया, 25। ये आपके पास निकल कर आ गई भाई वैल्यू, ये आपके पास क्या निकल कर आ गई, ये आपके पास वैल्यू निकल कर आ गई। तो R'/R 1/25 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल मैच कर रहा है, 1/25। कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक मेरे प्यारे बच्चों 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, यानी बल्ब के ऊपर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है। जब इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त मेरे प्यारे बच्चों उपभुक्त शक्ति कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो जो आपके पास बल्ब है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो बल्ब है, बल्ब में क्या लिखा है, बल्ब में आपको लिखा है
220 वोल्ट लिखा है, ये आपका क्या है, विभवांतर है, ठीक है। और शक्ति लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पास कितना लिखा है, 100 वाट लिखा है, क्या लिखा है, 100 वाट। तो याद रखिएगा, ये आपको विभवांतर दे रखा है V का मान, और ये शक्ति आपको किसका मान दे रखा है, P का मान, ठीक है। फिर आपसे क्या बोला है, जब उसी बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ते हैं तो उसके द्वारा कितनी शक्ति व्यय होगी, कितनी शक्ति खपत होगी, वो आपसे पूछा है, ठीक है। चलो, तो एक काम करो मेरे प्यारे बच्चों, जो बल्ब होगा, बल्ब का प्रतिरोध तो फिक्स होगा भाई। आप बल्ब को आप 220 वोल्ट में लगा दो, चाहे बल्ब को 210 वोल्ट में लगा दो, पर बल्ब का रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है वो तो फिक्स होगा। तो अगर फिक्स होगा तो पहले जो वैल्यू आपको यहां पर दी गई है, इन दोनों की मदद से बल्ब का प्रतिरोध निकाल लो। क्या निकाल लो, प्रतिरोध। तो यहां पे आप लिखोगे बल्ब का प्रतिरोध, यहां पे आप निकालोगे बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध। तो जब आप बल्ब का प्रतिरोध बराबर क्या होगा, R, ठीक है। रिलेशन आप जानते हो VPR में, क्या रिलेशन होता है आपको पता है, P बराबर होता है V² बटे में मेरे प्यारे बच्चों R होता है, P बराबर V² बटे में R को इस तरफ भेजो तो R बराबर आपके पास हो जाएगा V² बटे में क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो V का मान कितना है, 220, फटाफट उठा के भाई पुट कर दो, यहां पे क्या करो, पुट करो। तो V का मान आप यहां पे रखोगे, क्या रखोगे, V का मान रखोगे 220 और गुणे में 220, क्योंकि स्क्वायर है, फिर बटे में। फिर यहाँ पे देखो P का मान कितना है, P का मान 100 है, कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 100। अब देखो बड़े आराम से इसको काट पीट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 22 22 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 484 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 484। तो R का मान 484 क्या आ गया, ओम आया। क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आप कहोगे सर जी ओम होता है। इतनी बातें क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो उसी बल्ब को आप कितने विभवांतर से जोड़ रहे हो, 210 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ रहे हो, ठीक है। तो ये आ जाओ आप इस तरफ सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में जब आ जाओगे मेरे साथी सेकंड कंडीशन में, तो आपको R का मान पता है, R का मान कितना है, 484। R का मान कितना है, 484 है, ठीक है। V का मान आपको कितना दे रखा है, V का मान आपको दे रखा है 110 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। P का मान आपसे पूछ रहा है कि कितनी शक्ति खपत होगी, बात समझ में आई। फिर वही सूत्र का आप यहाँ पे उपयोग करोगे, क्या लगाओगे, आप लगाओगे P बराबर V² बटे में क्या, R, ठीक है भैया। चलो, V का मान कितना है, 110, तो 110 गुणे में 110 स्क्वायर कर दिए, R का मान कितना है, 484 है, कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 484। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब यहां पे ध्यान से मेरी बात को समझो। तो एक काम करो भैया, 11 11 का गुणा करोगे, जब गुणा आप करोगे तो यहां से P बराबर हो जाएगा 11 11 में 121 हो गया, और डबल जीरो आपने लगा दिया, बगल में ये आपका 400 कितना हो गया, 84 हो गया, 400 कितना हो गया, 84। अब इसको हम थोड़ा सा भाग देकर देख लेते हैं भाई, कैलकुलेटर से हम भाग दे देते हैं। किससे भाग दे देते हैं, कैलकुलेटर से, क्योंकि चीजें आसान हो जाएं, ठीक है भाई, क्या हो जाए, चीजें आसान हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, टूल्स में चले जाते हैं, और टूल्स में आपके पास, टूल्स में दिख तो नहीं रहा है भाई, कहीं से आता है हमको इतना, एक मिनट बस देख लेते हैं भाई, ठीक है, कहाँ से आएगा, नहीं यहाँ से तो नहीं आएगा, ये रिंच वाले में जाएंगे, नहीं मिलेगा, यहाँ से डिसिप्लिन टूल में, ये यहाँ से मिल जाएगा आपको, मैथ वाले में गए, ये यहाँ से मिल गया आपको, ये कैलकुलेटर। तो ये 12 100, ये आपका है 12 1 2 और ये 100, ठीक है। भाग कितने से देना है, भाग आपको देना है 484 से, 484 से भाई कितना आ गया, भाग देने पर आपको 25 मिला, कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, 25 मिल गया, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिखो भाई, इसको काट दो, डायरेक्ट इसको क्या करो, काट दो। जब इसको आप डायरेक्ट काट दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 25 मिलेगा, क्या 25। तो P शक्ति है, P 25 क्या आ गया, वाट को आप W से प्रदर्शित करते हो, क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 25 वाट हो जाएगा। यानी जब 210 वोल्ट के विभवांतर से आप लगाओगे, स्रोत से जोड़ोगे, तो शक्ति कितनी खपत होगी, आपके पास 25 वाट की होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा
विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जनित्र, जनित्र को जनरेटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर, अमीटर और मोटर। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यहां पर जो आपका विद्युत धारा का मापन होता है वो एमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। इसके बीच में मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल आपका ए लिखा होता है। क्या लिखा होता है? कैपिटल ए, ठीक है। और आप लोग अपने घर में देखे भी होंगे, अगर घर में आपके स्टार्टर वगैरह होगा तो उसमें एमीटर आपका लगा होता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहूंगा। गैल्वेनो जो मीटर होता है ये भी विद्युत धारा का मापन करता है, परंतु ये सूक्ष्म धारा का मापन करता है। कौन सी धारा का? सूक्ष्म धारा। अब आप कहोगे सर जी सूक्ष्म धारा क्या होती है? तो सूक्ष्म धारा का मतलब मेरे प्यारे बच्चों जैसे आपके घड़ी का सेल, हाथ की हैंड वॉच होती है, इसका सेल होता है। अगर उसमें कितनी धारा है उसका मापन करना है तो हम एमीटर से नहीं कर पाएंगे, हम वहां पर गैल्वेनोमीटर का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, बड़ी धारा का मापन करने के लिए एमीटर और सूक्ष्म धारा का मापन करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। पर अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा का मापन किससे करता है, ऑप्शन में ये दोनों आपके पास हैं, तो आप हमेशा अमीटर को टिक करोगे। और अगर अमीटर नहीं है, केवल गैल्वेनोमीटर है, तो आप गैल्वेनोमीटर को टिक करोगे। ये बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास ये एक धारावाही चालक तार है, ठीक है, अब इसके जो पास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ध्यान समझिएगा। पहला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भाई, ये दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों ऑप्शन आपके पास बिल्कुल क्या है? गलत। ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि आपने सीखा है कि हम दाएं हाथ को उठाते हैं और जिस दिशा में धारा बह रही होती है उसी दिशा में हम अब क्या करते हैं? अपने अंगूठे को रखते हैं और उंगलियों को मोड़ते हैं। तो उंगलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ती हैं वो किसकी दिशा होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, ठीक है। तो किसके नियम से ज्ञात करते हैं? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। चलो आगे फिर कह रहा है सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपके पास 25 सेंटीमीटर होती है। अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता अधिकतम, तो अधिकतम के लिए आप याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतम के लिए आप याद रखिएगा अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपके पास 25 सेमी और अधिकतम क्या होगी? अनंत होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मूल्य है। शुद्ध जल का मेरे प्यारे बच्चों पीएच मूल्य है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो आपके पास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 7 होता है। क्या होता है? 7। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर अम्ल की बात करता तो अम्ल का 7 से कम होता है, क्षार की बात करता तो 7 से ज्यादा और 14 से क्या होता है? कम होता है। ये बात भी याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये जो अभिक्रिया लिखी हुई है ये किस प्रकार की है? इसमें आपको बोला है कि बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया कर रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल से और अभिक्रिया करने के पश्चात बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यहां पर आपके पास जो बेरियम होता है ये पॉजिटिव होता है, क्लोरीन निगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, ये सल्फेट पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। कितना निगेटिव होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2 निगेटिव होता है। तो ये बात आप याद रखोगे। यहां पर ये आपके पास पॉजिटिव होता है, इस पर 2 निगेटिव होता है, ये आपके पास पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां का ये पॉजिटिव मेरे प्यारे बच्चों इसके निगेटिव के पास गया, यहां का पॉजिटिव ये इसके निगेटिव के पास आया, अभिक्रिया करके ये बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया। तो आप ये बताओ यहां पे आयनों की अदला बदली हो रही है, आयनों का आदान प्रदान। तो जहां पर आयनों का आदान प्रदान होता है वहां पर मेरे प्यारे बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन। और द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों जो आपके पास पदार्थ बनता है वो अवक्षेप के रूप में बनता है। किसके रूप में? अवक्षेप के रूप में बनता है। ये जो आपका बेरियम सल्फेट बना है ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ है, इसीलिए इस अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये बात आप याद रखना, ये एक और अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा
अवक्षेपण अभिक्रिया इसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कैसी अभिक्रिया है? एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ? मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो आपका कार्बनिक यौगिक बनाया गया वो आपके पास क्या है? यूरिया है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यूरिया है। ये यूरिया कैसे बनाया गया? अमोनियम साइनेट को गर्म किए। कौन गर्म किया था मेरे प्यारे बच्चों? ये भी आप याद रखिएगा, फ्रेडरिक होलर। फ्रेडरिक वोलर थे, फ्रेडरिक वोलर थे, जिन्होंने कब यूरिया बनाया? 1828 में बनाया। कब बनाया? 1828 में। अमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या बनाया? ये प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक बना। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा मैच कर जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारे पास ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है भैया? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एल्केन का सामान्य सूत्र है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस का क्या होता है? 2। यहीं पे ये सूत्र किसका है? एल्केन का है। किसका है? एल्केन का। लगे हाथ आप एक चीज और याद रखना, एल्कीन की बात किया जाए तो CnH2n होता है। ये किसका है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपके पास एल्कीन का होता है। एल्काइन की बात करें तो CnH2n माइनस का क्या होता है? 2। ये आपके पास एल्काइन होता है। क्या होता है? एल्काइन। और अगर एल्किल ग्रुप की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो CnH2n माइनस का 1, ये आपके पास एल्किल होता है। क्या होता है? एल्किल। तो इतनी बातों को याद रखोगे। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो आप कहोगे सर जी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, CnH2n प्लस का क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सिनेबार का रासायनिक सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, सिनेबार को कहते हैं HGS। क्या कहते हैं? HGS यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड या मरकरी सल्फाइड आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये HGS हमारे पास क्या होता है? सिनेबार होता है। क्या होता है? सिनेबार। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन कार्बन C6 होता है। क्या होता है? C6। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। जब इसका मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करते हो तो 2 कामा क्या आता है? 4। 2 कामा क्या आता है? 4। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? इसकी 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो इतनी बातों को आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं। यानी सूचनाओं का आदान प्रदान मेरे प्यारे बच्चों जहां पर होता है, जिन जीवों में, उनमें जो ऊतक पाए जाते हैं वो कौन से ऐसे जीव हैं? तो पादपों में। ये बताओ पादपों में क्या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है? क्या जड़ से लेकर पत्ती तक कोई सूचना जाती है? नहीं भैया। जंतु में? बिल्कुल भाई राइट है। तो जंतु आपका इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जंतुओं में मेरे प्यारे बच्चों तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। याद रखिएगा कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। किसका मेरे प्यारे बच्चों? तंत्रिका तंत्र के द्वारा सूचनाओं का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो ए और बी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान केवल और केवल जंतुओं में होता है, ऊतकों के द्वारा। ठीक है, चलो आगे ध्यान दीजिएगा। पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं? पुष्प का वो कौन सा भाग होता है जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं? ठीक है, तो वो आपके पास होता है पुंकेसर मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? पुंकेसर। पुंकेसर पुष्प का ऐसा भाग होता है जिसके अंदर जनन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा थायरॉक्सिन। क्या होता है? उस हार्मोन का नाम थायरॉक्सिन होता है। क्या होता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनता कहां से है मेरे प्यारे बच्चों? थायरॉक्सिन हार्मोन्स आपका थायराइड ग्रंथि से बनता है। कहां से बनता है मेरे प्यारे बच्चों? थायराइड ग्रंथि से बनता है। थायराइड ग्रंथि से बनता है, ये याद रखिएगा। ये हार्मोन्स बनता कहां से है? थायराइड ग्रंथि से बनता है। और यही आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय में क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? नियंत्रित करता है। तो थायरॉक्सिन आपके पास बिल्कुल हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों। शुक्राणु का निर्माण यानी जो आपके पास मनुष्य होते हैं, मनुष्य में
कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? पुरुष। पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका शुक्राणु लिखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्योंकि वृषण में बहुत बच्चे गलती करते हैं कि वृषण कोष में होता है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वृषण में आपके शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि आपके पास अगर माँ है, मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, ये आपके पास माता है, ये आपकी माता है, और ये आपके पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पिता है। क्या है? पिता। कोई दिक्कत नहीं। इन माता और पिता यानी इन दोनों से मिलकर मेरे प्यारे बच्चों एक शिशु का जन्म हुआ या एक लड़की का जन्म हुआ। किसका? लड़की। लकड़ी में लिख रहा हूं भाई, लड़की का जन्म हुआ। किसका हुआ? लड़की का। ठीक है, माता पिता से उसके किसका जन्म हुआ? लड़की का। अब याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके पास माता होंगी यानी जो आपकी मम्मी होंगी, उनके अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक्स एक्स। और पिता के अंदर मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्स वाई। यानी महिलाओं में एक्स एक्स होगा और पुरुषों में क्या होगा? एक्स वाई होगा। याद रखिए, अगर महिला का एक्स और पुरुष का मेरे प्यारे बच्चों एक्स, महिला का एक्स और पुरुष का मेरे प्यारे बच्चों एक्स, अगर गुणसूत्र मिलेगा तभी तो एक्स एक्स का निर्माण होगा, तो जाके लड़की बनेगी। बात समझ में आई? तो ये बताओ, यहां पे बोला है महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं, यानी ये जो लड़की का जन्म हुआ ये क्या है? एक महिला है। ये लड़की का जो जन्म हुआ एक महिला है। ये जो एक्स गुणसूत्र पाई है, कहां से पाई? भाई अपनी मम्मी से भी पाई है और पापा से भी पाई है। बात समझ में आई? अगर याद रखिएगा इस बात को, कहां से पाई है? अपनी मम्मी और पापा दोनों से पाई है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अपनी माता से, अपने पिता से, ए व बी दोनों से, ए व बी दोनों से। याद रखिएगा, अगर लड़के की बात करता, लड़के की बात करता, तो लड़का कब बनता मेरे प्यारे बच्चों? जब यहाँ का यक्स जाता और पिता का क्या होता? वाई। पिता का क्या होता? वाई। तो ये बताओ यक्स कहां से मिल रहा है? ये क्या बनेगा? लड़का बनेगा। ये क्या बनेगा? लड़का। अब बताओ ये लड़का तो बन रहा है, पर यक्स कहां से मिल रहा है इसको? माता से मिल रहा है। कहां से? माता से। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये माता और पिता के द्वारा ये लड़का का निर्माण हो रहा है और यहाँ पे ये लड़की का। तो याद रखिएगा इस बात को मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर यक्स गुणसूत्र महिलाओं में अगर पाया जाता है तो वो पिता और माता दोनों से होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा निम्न में से कौन एक उत्पादक है? निम्न में से कौन एक उत्पादक है? मेरे प्यारे बच्चों उत्पादक का मतलब जो स्वापोषी हो। उत्पादक का मतलब जो स्वापोषी हो, जो स्वयं भोजन का निर्माण करे। फटाफट बताओ। तो जीवाणु, क्या जीवाणु स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं? नहीं भाई, जीवाणु दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं। हरे पौधे, भाई बिल्कुल हरे पौधे स्वापोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। कवक भी मेरे प्यारे बच्चों, कवक आपका सड़े गले पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करता है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि वो भी परपोषी होता है। इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उत्पादक का मतलब जो भोजन का निर्माण करे स्वयं से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृद्धि का संदमन, संदमन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों रुकावट, अवरोध, ठीक है, करने वाला पादप हार्मोन है। यानी वृद्धि में मेरे प्यारे बच्चों घटोत्तरी यानी कमी, रुकावट करने वाला क्या होता है? हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स होता है? ये एब्सिसिक अम्ल होता है। क्या होता है? एब्सिसिक अम्ल होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। बल्कि जो आपके साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन होते हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों पौधों की वृद्धि में ये सहायक होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल होता है जो वृद्धि का क्या करता है? संदमन करता है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि ये आपके 20 क्वेश्चन बिल्कुल 100% क्लियर हुए होंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब आगे, और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस देखेंगे? 2 नंबर वाले क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलो फटाफट यहां पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन, एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगा है। दीप्त तंतु की लंबाई मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 4 मिलीमीटर है। तंतु का प्रतिबिंब 40 सेमी बड़ा तथा परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर बनाने के लिए कितने फोकस दूरी का परावर्तक लगाना होगा? परावर्तक से मतलब मेरे प्यारे बच्चों में एक चीज कंफर्म हो रहा है कि दर्पण हमारे पास कैसा है? अवतल दर्पण है। कैसा है? अवतल दर्पण। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? बड़े आराम से आप समझिएगा, हल डालोगे। दर्पण कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले आप लिख लो अवतल दर्पण है। दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो जो दिया है सबसे पहले उसको लिखो मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे बोला है दीप्त तंतु की लंबाई।
लंबाई, जो आपके पास तंतु है, वस्तु है, उसकी लंबाई कितना दिया है, 4 मिलीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों वस्तु की जो लंबाई होती है उसको हम HO से प्रदर्शित करते हैं। HO आपको 4 mm दिया है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, तो जब कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात क्लियर है। फिर उसके आगे क्या बोला है, तंतु का प्रतिबिंब 40 सेमी बड़ा बनता है, यानी आपके पास जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई HI बराबर क्या आपको दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है। अब एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा बन रहा है, और याद रखना अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब इसका मतलब बन रहा है, तो जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ उसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। चलो, और एक बात याद रखिएगा, बड़ा प्रतिबिंब तभी बनेगा मेरे प्यारे बच्चों जब प्रतिबिंब कैसा होगा, जब प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, उल्टा। याद रखिएगा, जब प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, उल्टा होगा। ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, अब यहां पर याद रखिएगा, क्योंकि छोटा होगा, जब छोटा होगा तो सीधा हो जाएगा, छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, सीधा। तो उल्टा बन रहा है ये आपके पास, ये चाहिए। अब ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से जानते हो कि हमारे पास जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं, ठीक है। तो वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर होगी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस का 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, ठीक है। इतनी बातें पता हो गई। अगर इतनी बातें पता होगी, और क्या आपको दिया है मेरे प्यारे बच्चों, बोला है तथा परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर बनाने के लिए प्रतिबिंब कहां पर बनाना है, दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर। तो यानी यू का मान मेरे प्यारे बच्चों आपको कितना दिया है, 5 मीटर दिया है। सेमी में बदलोगे ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। भाई वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, ये याद रखिएगा, तो आप यहां पे लिखोगे माइनस का 500 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, इतनी बात क्लियर है। अब एक काम करो, क्या काम करना है, फोकस दूरी निकालना है, दर्पण की क्या निकालना है, फोकस दूरी। एक काम करो भाई, आवर्धन निकाल लो, क्या निकाल लो, आवर्धन। तो आप कहोगे सर जी आवर्धन आपके पास क्या होगा, आवर्धन आपके पास क्या होगा, कहोगे सर जी कैसे निकलेगा। अरे भाई HO HI पता है ना, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई पता है, तो आवर्धन आप कहोगे सर जी यम बराबर हमारे पास हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, आप लिखोगे HI अपान का क्या हो जाएगा, HO। बताओ फटाफट, HI का मान मेरे प्यारे बच्चों माइनस का क्या है, 40 है, कोई दिक्कत नहीं। HO का मान कितना है, 0.4 प्लस का ये 0.4, भाई प्लस है, 4 से 40 में भाग दो, 0.4 से 40 में भाग दोगे 100 आएगा, कितना आएगा भैया, 100। काट पीट दोगे इसको, कितना मिल जाएगा, 100 मिलेगा, कितना मिलेगा, 100। तो आगे माइनस का 100 लगा दो, तो यम का मान -100, यम का मान कितना आया, -100। अब जानते हो दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र, यहाँ पे दर्पण के लिए आपको पता है, दर्पण के लिए जानते हो, दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र आपको पता है, यम बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस का V अपान का U। क्या होता है, V अपान U। अरे भाई U पता है, U पता है, V का मान ज्ञात कर लो, क्योंकि यम भी तो आपने निकाल लिया 100। आप कहोगे बिल्कुल सर, उठा के भाई पुट करो, तो यम का मान आप रखोगे यहाँ पे माइनस का 100 हो जाएगा, बराबर मेरे प्यारे बच्चों V का मान निकालना है, तो यहाँ पे आप रखोगे V आपको पता है भैया, ये इधर देखो, ये U ना है, U ना है भैया, U ना है, गलती से मैंने लिख दिया, ये आपका तो V है, ये आपका तो क्या है, V है, ये आपका V है मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या है, V है, ये आपका V है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि बड़ा तथा परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर बनाना है, 5 मीटर की दूरी पर बनाना है, तो ये V होगा, मैंने गलती से लिख दिया, ये V होगा, ठीक है भाई। चलो, तो V का मान आप रखोगे कितना है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 500, तो यहाँ पे आप माइनस का क्या लिखोगे, 500, यहाँ पे लिखोगे माइनस का क्या, 500, ठीक है, बटे में, फिर यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, U। कोई दिक्कत, आप कहोगे नो सर, दिक्कत की कोई बात ही नहीं, दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है, बात इतनी क्लियर है। चलो, अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो एक काम करो भैया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, U को इस तरफ लाओ, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 100U बराबर में ये आपका हो गया 500, क्या हो गया 500, ठीक है। अब 100 को इस तरफ भाग दे दोगे तो U बराबर आपके पास आ जाएगा ये 500, और बटे में ये माइनस का क्या हो जाएगा 100। 100 से 500 में भाग दे दो भाई, बड़े आराम से भाग दो, देखो जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, क्या आएगा, सेंटीमीटर। अरे U पता हो गया, V पता हो गया, F निकालो ना, तो लगा दो यहाँ पे दर्पण सूत्र, क्या लगा दो भैया, दर्पण सूत्र लगा दो, क्या लगा दो, दर्पण सूत्र। जब दर्पण सूत्र लगाओगे, दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस का 1 क्या होता है, U। तो F निकालना है, F बराबर V कितना है भैया, V आपका कहाँ गया, V कहाँ गया, V
v आपके पास 500 है भाई, रखो यहाँ पे 1 बटा में ये माइनस का क्या हो गया 500, फिर यहाँ पे प्लस, फिर 1 बटा u का मान कितना है -5, तो यहाँ पे आप रखोगे -5। क्लियर है। चलो अब इसको इस तरफ सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इस तरफ सॉल्व करते हैं, तो ये 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/-500 है, ऐसे आप इसको लिख लो। फिर यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा माइनस, 1 बटा में क्या हो गया 5, 105 का लासा लोगे कितना आ जाएगा 500 आएगा, और बराबर में ये 1 बटा में क्या हो गया यफ। ठीक है, 500 से भाग दोगे 5 बार जाएगा, 5 का 1 में गुणा करोगे तो माइनस का ये हो जाएगा 5। ठीक है भैया, माइनस का कितना हो जाएगा 1 आएगा भाई, माइनस का कितना आएगा 1, 500 से 500 कट गया, माइनस का 1 आया, 5 से 100 में भाग दोगे 100 बार जाएगा, 100 का 1 में गुणा करोगे क्या आ जाएगा 100, 100 और 1 मिलकर कितना हो गया, तो 1/f बराबर ये माइनस का 101 और बटे में कितना हो गया ये आपका 500 हो गया। कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, पलट दो, यफ को ऊपर ले जाओ, इसको भी ऊपर ले जाओ, तो यफ बराबर आपके पास हो जाएगा ये 500 और बटे में माइनस का 101, 101 से 500 में भाग दे दो, 101 से 500 में क्या करो भाग दे दो। देखो भाई भाग देते हैं, देखो यहाँ पे 101 है और ये आपके पास क्या है 500 है, भाग दे दें। चलो देखो कितनी बार ले जाओ 4 बार ले जाओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 404, घटाओगे कितना आएगा 96 आएगा, दशमलव लगाओगे 0, कितनी बार ले जाए भाई 9 बार ले जाओ, 9 बार चला जाएगा ना, 9 बार यानी 4.9 करके आएगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों माइनस में आ जाएगा 4.9। तो याद रखिएगा यफ की जो वैल्यू आई, यफ की जो वैल्यू आई वो लगभग में कितना आ गई मेरे प्यारे बच्चों 4.9। क्या आया है मेरे प्यारे बच्चों, ये सेंटीमीटर में आया है। किस में आया है सेंटीमीटर में, ये बात आप याद रखिएगा। तो माइनस क्या बता रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी बाईं ओर होती है। आई होप कि इतनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, अब चलो फिर आगे क्या बोला था इसमें दूसरा क्वेश्चन, तंतु के प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करो। अरे भाई देखो ना, आवर्धन तो आपने निकाल लिया है, m बराबर कितना 100। तो आवर्धन दूसरा क्वेश्चन है, यहीं पे बड़े आराम से आप इसको ऐसे समझ सकते हो। दूसरे में आवर्धन m बराबर मेरे प्यारे बच्चों आपने पहले ही निकाल लिया, वो कितना आया है आपके पास 100 आया है। कितना आया है 100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 100% आपको क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों बड़े आराम से आप दोनों 2 उदाहरण लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे उदाहरण, क्या लिखोगे उदाहरण। अब भाई उदाहरण नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे उत्तर। क्या लिखोगे उत्तर। तो बताओ भाई उत्तर आपका क्या हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण मेरे प्यारे बच्चों आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा आकाश का नीला दिखाई पड़ना, आकाश का रंग, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, नीला दिखाई पड़ना। ये पहला प्रकीर्णन का क्या हो गया उदाहरण। दूसरा आप क्या लिखोगे भैया, दूसरा लिख दो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना। तो यहां पे लिखो सूर्योदय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। हो गया, ये आपका दोनों कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारने पर किस रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक विचलित होती है। जब मेरे प्यारे बच्चों आप किसी प्रिज्म से, जैसे मैं आपके सामने यहां पर एक प्रिज्म बनाता हूं, क्या बनाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रिज्म है आपका, ये क्या है प्रिज्म। जब इस प्रिज्म में मेरे प्यारे बच्चों आप श्वेत प्रकाश किरण डालते हो, क्या डालते हो श्वेत प्रकाश। जब आप ये श्वेत प्रकाश किरण आप डालते हो, ये श्वेत प्रकाश किरण डालते हो, तो ये श्वेत प्रकाश किरण डालते हो तो प्रिज्म में 7 रंगों में भी श्वेत प्रकाश किरण अलग हो जाती है, विघटित। तो सबसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन सी किरण का विचलन होता है। तो सबसे ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों आपके पास बैगनी होता है, और सबसे जो कम होता है वो आपके पास क्या होता है लाल। क्या होता है लाल। तो ये बात याद रखोगे, ये आपका लाल होता है जिसका विचलन सबसे कम होता है, और ये आपके पास बैगनी होता है जिसका विचलन क्या होता है सबसे ज्यादा। देखो ये सबसे ज्यादा झुक जाती है, ये सबसे ज्यादा झुक जाती है। ठीक है, तो सबसे कम विचलन लाल का और सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा बैगनी का होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे सबसे अधिक विचलन होती है, तो यहाँ पे लिखोगे उत्तर। क्या लिखोगे उत्तर। और उत्तर में आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर में आप लिखोगे था यहाँ पे लिखोगे
यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन बैंगनी प्रकाश का होता है, बैंगनी प्रकाश का होता है। ठीक है, और आगे की आप ये लाइनों को लिख दोगे, बैंगनी प्रकाश का होता है, लिख दोगे कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारने पर बैंगनी प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, बैंगनी प्रकाश का विचलन सबसे अधिक विचलन बैंगनी प्रकाश का होता है। ठीक है, गुजारने पर, यहां तक आप इस लाइन को लिख दोगे। ठीक है, क्लियर होना चाहिए भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है, पहला क्वेश्चन, समान लंबाई के एक ही पदार्थ के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहले तार का प्रतिरोध 4.5 ओम तो दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा? मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यहां पर त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, और मैं आपको यहां पर एक प्यारा सा संबंध बताऊं, आप पढ़कर भी आए हो। संबंध क्या होता है? संबंध क्या होता है? त्रिज्या और प्रतिरोध में, चालक तार की त्रिज्या और प्रतिरोध में संबंध, संबंध ये होता है मेरे प्यारे बच्चों की R1 अपान का R2, अगर दो तार हैं तो दोनों के प्रतिरोध जो होता है वो होता है R2 अपान का R1 का मेरे प्यारे बच्चों होल स्क्वायर। क्या होता है? होल स्क्वायर। तो अगर आपको ये संबंध नहीं पता मेरे प्यारे बच्चों, तो ये संबंध आप याद रखिएगा, बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल सिंपल सा है ये, बिल्कुल क्या है? सिंपल सा ये आपका संबंध है, ये बात याद रखना। ठीक है भैया, चलो। तो यहां पर कह रहा है समान लंबाई के, अगर तार समान लंबाई के तभी ये संबंध काम करेगा भाई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो। फिर कह रहा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, यानी आपको R1, देखो यहां से R1 आपको कितना दिया है भैया? मेरे प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से आप चीजों को समझिए। R1 का मान आपको कितना दिया है? 2 ओम। ठीक है, ये R2 का मान आपको कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? 3 ओम दिया है। बात क्लियर है? R1 R2 1 और आपको 2 ओम दिया, 3 ओम दिया है। ठीक है, एक मिनट, ये ओम कहां से आ गया भाई? त्रिज्या है, ये क्या है? त्रिज्या है। तो इसको आप स्मॉल R1 बराबर दिखा दो 2, और इसको दिखा दो स्मॉल R2 बराबर में क्या? 3। सॉरी, ठीक है भाई, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कट रही है तो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप घबराइए मत, बिल्कुल आराम से हम एक एक चीज समझा रहे हैं। ठीक है, तो बार बार यहाँ पे लाइट कट रही है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है कि कहीं पे सिस्टम पे तो कुछ असर नहीं पड़ रहा है भाई। ठीक है, चलो, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, आवाज वगैरह आ रही भाई? बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डन डन डन। चलो, R1 का मान 2, R2 का मान कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक है, चलो, यानी त्रिज्या R1 R2 दिया है। ये आपका प्रतिरोध R1, पहला प्रतिरोध कितना है? 4.5। वैल्यू को उठाओ, पुट करो भैया, वैल्यू को उठाओ, पुट करो। R1 के स्थान पे आप क्या लिखोगे? 4.5 बटे प्रतिरोध फिर नहीं पता है, R2 का मान ज्ञात करना है, बराबर R2 का मान 3 है, तो यहाँ पे लिखोगे 3, और बटे R1 का मान कितना है? 2, तो ये आपका इसका क्या कर दो? वर्ग कर दो। तो ये आपका हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4.5, और बटे में ये आपका R2 बराबर 3 का वर्ग करोगे 9 हो जाएगा, 2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा। क्लियर है भाई? होना भी चाहिए। ठीक है, चलो, 4 को इधर लाओ, R2 को इधर लाओ, 9 को इधर लाओ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4.5, ये आपका हो जाएगा 4.5, 4 इधर गुणे में चला गया। ठीक है, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये आपका 9 इधर भाग में आ जाएगा, बटे में 9 को लाओ, और इधर आपका क्या हो गया? ये आपका R2 हो गया। बात क्लियर है? चलो, अब इसको काट पीट दो। जब आप इसको काटोगे, देखो यहाँ पे, तो ये आपका 4.5 से ये 2 बार में कट गया, 2 से इसको काटोगे ये 4 भी कट गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास निकल कर आया R2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ओम। तो बड़े आराम से इसको आप समझ सकते हो कि संबंध होता है R1 अपान R2 बराबर R2 अपान का R1। ए भाई ये ध्यान देना, ये R2 R1 स्मॉल का त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या, त्रिज्या है। कैपिटल का प्रतिरोध है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो R2 का मान आपके पास 2 ओम हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहां पर कह लेना दूसरे तार का प्रतिरोध, यहां पे आप लिख देना अतः दूसरे तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कहां गया? 2 ओम। तो 2 ओम होगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर।
अगला कह रहा प्रतिरोधकता का मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता का मात्रक। सबसे पहले ध्यान समझिएगा, संबंध मैं लिखता हूं और मात्रक भी निकालता हूं, याद रखिएगा। संबंध, संबंध आपके पास होता है R इक्वल मेरे प्यारे बच्चों रो एल बाई ए। क्या होता है? रो एल बाई ए। रो को ही कहते क्या हो? प्रतिरोधकता। रो को ही आप क्या कहते हो? प्रतिरोधकता। रो को ही आप क्या कहते हो? प्रतिरोधकता। रो को ही आप क्या कहते हो? प्रतिरोधकता। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो रो का आपको मान निकालना है, रो का आप मात्रक निकालना है, तो आप क्या करोगे? रो इक्वल लिखोगे, आर है, ए को इधर भेजो, आर, ए गुड़े में चला गया, यल आपका गुड़े में कहां चला गया? भाग में चला गया। तो रो इक्वल आर इंटू ए अपान का यल। चलो फटाफट बताओ भाई, देखो यहाँ पे आर, आर का मात्रक ओम, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। तो यहाँ पे आप लिखोगे ओम। क्या लिखोगे? ओम, ठीक है। ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ओम मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बटे में ये लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? मीटर लिखोगे। कोई दिक्कत? आप कहोगे नो सर, दिक्कत वाली बात नहीं। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 1 मीटर से 1 मीटर आपका कट गया, तो ओम मीटर आया। तो रो का मात्रक, रो क्या है? प्रतिरोधकता, इसका मात्रक क्या मिला? ओम मीटर। क्या मिला भैया? ओम मीटर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ओम मीटर। क्या लिखोगे? ओम मीटर। और प्रतीक आपका ओम का ये होता है और मीटर का यम कर दो। बात समझ में आई? तो याद रखिएगा इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। यही इसका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है सबको? बिल्कुल भाई, फटाफट बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला चौथा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कितने अंक में पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6 अंक में ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कह रहा है धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाओ। केवल आपको चित्र बनाना है, वर्णन नहीं करना है। जितना क्वेश्चन बोला है सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों आपको उतना ही करना है, ठीक है। चलो आप देख सकते हो यहां पर ये आपके पास क्या है? एक धारावाही परिनालिका है। आप देख सकते हो ये आपके पास एक परिनालिका है, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये आपके पास क्या है? ये बैटरी है। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है? कुंजी लगा दिया है। कोई दिक्कत नहीं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरफ से आपकी ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं और इधर से आकर ये आपको अंदर जा रही है। बात समझ में? तो जिधर से निकल रही उधर आपका ये नॉर्थ पोल बनता है, जिसे आप क्या कहते हो? उत्तरी ध्रुव। और जिधर से आपकी ये बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उधर आपका क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव, जिसे आप क्या कहते हो? साउथ पोल कहते हो। ये आपकी धारावाही प्रणालिका बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों चुंबक की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह व्यवहार करती है? चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो बस इसका आपको सचित्र वर्णन करना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग नहीं इसको पढ़े हो तो बिल्कुल प्लेलिस्ट बनी हुई है एक एक चैप्टर की, आप बिल्कुल जाकर वहां पर पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। एक एक चैप्टर की फिजिक्स की मेरे प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सचित्र वर्णन करोगे तो आपको 6 नंबर पूरा पूरा मेरे प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा। वर्णन नहीं करना है, केवल आपको चित्र बना के दिखाना है। क्या बनाना है? चित्र बना के दिखाना है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा दूसरा है। फिर यहां पे कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा, ये आपका दूसरा है बी, दाएं हाथ का अंगूठा नियम को स्पष्ट कीजिए। यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को और दाएं हाथ के अंगूठे के नियम दोनों को स्पष्ट करना है। यह किन भौतिक राशियों को दिशा को ज्ञात करने में प्रयोग होता है? मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम ए वाले को देखते हैं, ए नंबर का आंसर देखते हैं। ए क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। मेरे प्यारे बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है कि बाएं हाथ को उठाओ, इन दोनों उंगलियों को क्या करो? कर, ये से मोड़ लो। जब मोड़ो अब बची ये दो उंगलियां, इन तीनों को, अंगूठा और ये दोनों उंगलियों को एक दूसरे के क्या हो? लंबवत। इस तरह से फैलाओ कि एक दूसरे के क्या हो? लंबवत। ठीक है। तो ये जो आपके पास तर्जनी है, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको मध्यमा बोलते हैं। तो तर्जनी कहां हो मेरे प्यारे बच्चों? तर्जनी आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, ये मध्यमा कहां हो? धारा की दिशा में। तो ये आपका जो अंगूठा होता है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखते हैं फ्लेमिंग के, यहां पे लिखते हैं फ्लेमिंग के, चलो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम बाएं
हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों अंगुलियों को इस तरह फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। ये बिल्कुल आप ऐसे फैला दो, ये दिख रहा है बिल्कुल, ये देखो ना, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये इसके हैं, ये इसके हैं और ये इसके हैं, ठीक है, क्या हो, लंबवत हो, ठीक है, तब लंबवत हो, तब तर्जनी यदि, तर्जनी का मतलब ये वाली, तब तर्जनी यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, क्षेत्र की दिशा में, व मध्यमा, इसको मध्यमा बोलते हैं, इस वाली को मध्यमा धारा की दिशा में हो, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है, की दिशा बताएगा। बस बात क्लियर है। तो ये आपका अंगूठा चालक पर लगने वाला कौन सा बल, चुंबकीय बल की दिशा को बताता है, ठीक है। तो ये आपके पास, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो गया, क्लियर। चलो बी पे आते हैं भैया, बी पे आते हैं। बी आप ध्यान दीजिएगा, बी क्या है, कह रहा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यह कहता है कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम दाएं हाथ से किसी चालक तार, किसी धारावाही चालक तार को इस तरह से पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताती हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेरे प्यारे भाई, क्या लिखते हैं, यदि दाएं हाथ से किसी 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 धारावाही, सीधे लिखो, किसी सीधे धारावाही चालक तार को इस तरह पकड़ें कि, इस तरह पकड़ें कि, ठीक है, अंगूठा धारा की दिशा में हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तब अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताती है, ठीक है। बिल्कुल आप ऐसे पकड़ लो, तो उंगलियां ये जो घूमी हुई हैं वो किसकी दिशा बताएंगे, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। हो गया आपका ए और बी। फिर उसके बाद क्या बोला है
कि यह किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। भाई ये नियम कौन सी भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो मैं इसका यहाँ पे उत्तर लिख देता हूं। ये चुंबकीय बल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसको ज्ञात किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये कौन सी भौतिक राशि ज्ञात करने के लिए? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भौतिक राशि ज्ञात करने के लिए, जिसे आप बी से प्रदर्शित करते हो, चुंबकीय बल को आप एफ से प्रदर्शित करते हो। ठीक है, तो ऊपर वाले नियम को चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, नीचे वाला नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। बात समझ में आई? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चलो क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित यौगिकों के आयुपीएसी नाम लिखिए मेरे प्यारे भाई। चलो पहला है C3H7CHO मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले अगर हम इसकी संरचना बनाएं, क्या बनाएं? संरचना। तो जब अगर इसकी आप संरचना बनाओगे तो ध्यान दीजिएगा, जब इसकी आप संरचना बनाओगे, हम इधर यहाँ पे करते हैं, ध्यान समझिएगा। संरचना बनाओगे, 3 कार्बन है, 1 2 2, ये 3 आपका। ठीक है, और यहां पर एक है, ये आपका CHO है, यहां पे इसको CHO लिख दो, कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। ठीक है, यहां पर सबके बीच एकल बंध है, एकल बंध आप यहां पे लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे इससे 3 हाइड्रोजन आप ये ऐसे जोड़ दिए, एक ऊपर यहाँ पे हो गया, एक नीचे यहाँ पे हो गया, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6 और ये आपका क्या हो गया? 7। ठीक है, ये आपने इसकी संरचना को बना दिया। अब इसका हम क्या करेंगे? नामकरण। जब नामकरण करोगे ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये बताओ, इसके अंदर आपको सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला आपको ये यही दिखाई पड़ रही है, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला, ये सबसे बड़ी। कितने कार्बन आपको दिखाई पड़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे 1 2 3 4, कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। अब यहां पर गिनती आप करोगे। गिनती कहां से करोगे? जहां पे आपका क्रियात्मक समूह सबसे पास में है, तो यहां पे गिनती करोगे 1, ये आपका 2, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 के लिए, एक के लिए मेथ, दूसरे के लिए एथ, तीसरे के लिए प्रोप, चौथे के लिए क्या करते हो? ब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कार्बन है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ब्यूट। क्या लिखोगे भैया? ब्यूट। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो सब जगह अब यहाँ पे देखोगे एकल बंध सब जगह दिखाई पड़ रहा है, एकल बंध दिख रहा है, तो इसमें एन शब्द जोड़ दोगे, तो ब्यूट धन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एन। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो क्रियात्मक समूह 1 नंबर पे आया है। कौन सा समूह है? एल्डिहाइड। CHO। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड समूह। इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? अनुलग्न। इसका अनुलग्न क्या होता है? एल होता है। क्या होता है? एल होता है। क्या होता है? एल। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। तो ये आपका हाइफन 1 हाइफन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो जाएगा, इसको जब आप लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन 1 हाइफन एल हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका ब्यूटेन एल। कोई दिक्कत? फटाफट बताओ भाई। तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल भैया, चलो। चलो अब आगे यहां पर देखते हैं। देखो यहां पर संरचना बनाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहां पे देखो, सब जगह आपको एकल बंध दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? ध्यान समझो, इसमें कितने कार्बन? 1, ये आपका 2। ये इसकी अगर आपको हम संरचना बना के समझा दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये आपका 1 कार्बन यहाँ पे ऐसे है। चलो फिर यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन, इधर आपने एक हाइड्रोजन लगा दिया, इधर आपने एक हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे लगाओगे कार्बन लिखोगे, फिर यहाँ पे आप ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये आपका पूरा कीटोन समूह है। ठीक है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये आपका C, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन, फिर आपका ये एक हाइड्रोजन, फिर आपका ये एक हाइड्रोजन। ये इसकी कंप्लीट क्या बन गई? खुली संरचना। अब इसका आपको नामकरण करना है। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, बीच में आपका यहाँ पर एक कीटोन समूह आया है, कीटोन समूह। ठीक है, कीटोन समूह आया है, तो जो क्रियात्मक समूह आया ऐसी गिनती करो, ऐसी सबसे लंबी श्रृंखला चुनो कि कीटोन समूह जो क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। तो भाई गिनती चाहे इधर से करो चाहे इधर से, ये दूसरे नंबर पे आएगा। आएगा कि नहीं भाई? ये पहला नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। इधर से गिनती करोगे तब भी वही एक बात पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
चलो, तो ये बताओ कितने कार्बन, 3, 3 के लिए आप क्या लिखते हो, यहाँ पे 3 के लिए आप लिखोगे प्रोफ। क्या लिखोगे भैया, प्रोफ। कोई दिक्कत आप नहीं, सब जगह आपको एकल बंध दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल भैया। अब आप मत कहना सर जी यहाँ पे द्विबंध दिखाई पड़, ना 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 ना, ये CO पूरा क्या है, कीटोन समूह है। क्या है, कीटोन समूह। सब जगह आपको एक ही बंध दिखाई पड़ रहा है, कार्बन कार्बन के बीच। देखो ना, कार्बन कार्बन के बीच सब जगह एक दिख रहा है ना, आप कहोगे बिल्कुल। तो प्रोपेन क्या हो जाएगा, प्रोप धन एन हो जाएगा, प्रोप धन क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, अब बताओ क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे आया है, 2 नंबर पे। कितने नंबर पे, 2। तो यहाँ पे लिखोगे हाइफन, फिर 2, फिर हाइफन। ये क्या है, कीटोन। कीटोन समूह का लग्न ओन होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ओन लिख दोगे। क्या लिख दोगे भैया, ओन। और मैं एक बात आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बिंदास मैंने IUPAC पढ़ाई है, तो अगर आप नहीं देखे हो तो बिल्कुल जाके आपको एक एक लेक्चर IUPAC का आप देखो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं कहता हूं आपके दिलो दिमाग में छप जाएगा मेरे दोस्त, दिलो दिमाग में छप जाएगा, जीवन भर कभी नहीं भूलोगे IUPAC, ये मेरी गारंटी है। जाके लेक्चर को देख लेना, ठीक है भाई। तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा जब इसको आगे बढ़ाओगे, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ये आपका संधि कर दोगे इससे, ये प्रोपेन, ये आपका हाइफन टू हाइफन क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा, ये आपका ओन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर सब जगह डायरेक्ट इसको नामकरण कर देते हैं। ये लास्ट में आपका OH जुड़ा है, OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड समूह या हाइड्रोक्सिल समूह, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, गिनती करो, कार्बन की गिनती किस तरफ से करोगे भाई, इसी तरफ से करोगे, क्योंकि इधर आपका क्रियात्मक समूह आया है, क्रियात्मक समूह को कम से कम आपको अंक देना है। तो गिनती जब आप इस तरफ से करोगे भाई, तो ये आपका पहला कार्बन, ये आपके पास दूसरा, ये आपके पास तीसरा, ये आपके पास चौथा, ये आपके पास पांचवा, ये आपके पास छठा। टोटल कितने कार्बन, 6। 6 के लिए आप किसका यूज करते हो, हेक्स का यूज करते हो। किसका मेरे प्यारे बच्चों, हेक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हेक्स लिखोगे। क्या लिखोगे, हेक्स। सब जगह आपको एकल बंध दिखाई पड़ रहा है, तो हेक्स धन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन। कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ, ये आपका OH, OH कितने नंबर पे आया है, 1 नंबर वाले कार्बन पे। कितने नंबर वाले कार्बन पे, 1 नंबर वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हाइफन लगाओगे, 1 हाइफन। इसका अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है। क्या होता है, ऑल होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसकी जब संधि कर दोगे तो ये हो जाएगा हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन हाइफन 1 हाइफन क्या हो जाएगा, ऑल। और इसको चाहो तो आप हेक्सेनॉल भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, हेक्सेनॉल भी कर सकते हो। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। C4H6 है, C4H6 है। अगर इसकी संरचना को बनाए तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। 6 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे रख दो हाइड्रोजन, एक यहाँ पे रखो, एक यहाँ पे रख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करो भैया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख दो, एक यहाँ पे रख दो, एक यहाँ पे, इधर की कहानी खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर एकल बंध ऐसे लगा दो, यहाँ पर एकल बंध, यहाँ पे ट्रिपल बंध लगा दो, ठीक है भैया। अब ये पूरी इसकी संरचना बन के तैयार हो गई, ठीक है। अब इसका नामकरण करना है, बड़े आराम से कर सकते हो। गिनती यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ऐसी गिनती करो, गिनती इस तरह से आप करो मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो आपका त्रिबंध आया है इसको कम से कम अंक मिले, यानी ऐसी कार्बन श्रृंखला आप चुनो। तो चाहे आप इस तरफ से गिनती करो चाहे इस तरफ से, आपका दोनों पर बराबर आएगा, दोनों पर बराबर आएगा। आएगा कि नहीं भाई, इधर से करोगे एक कार्बन, ये दूसरा दूसरे पे आया, इधर से करोगे एक कार्बन, ये दूसरा दूसरे पे आया। टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4। 4 के लिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ब्यूट। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ब्यूट। कोई दिक्कत, आप कहोगे नो सर, ठीक है। चलो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच कितना बंध दिख रहा है, त्रिबंध। तो अगर त्रिबंध दिखा मेरे प्यारे बच्चों तो एकल बंध को भूल जाओ, वरीयता किसको दोगे, त्रिबंध को दोगे। बात समझ में आई। तो यहाँ पर ब्यूट हो गया, ठीक है, बात समझ में आई। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान समझिएगा, धन लिखोगे। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का यूज करते हो। किसका यूज, आइन। सिंगल बंध है तो एन, डबल बंध दिखा तो इन, ट्रिपल बंध दिखा तो आइन। तो ब्यूट धन क्या हो जाएगा, आइन। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आइन। पर अब क्या ये सही है, ना ना ना, नहीं सही है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं सही। ये अच्छा बताओ कितने नंबर पे आया है मेरे प्यारे बच्चों, कितने नंबर पे आया है ये आपका ट्रिपल बंध, कितने नंबर पे आया है। तो आप कहोगे सर जी 1 कार्बन 2 कार्बन, ये दूसरे कार्बन पे है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2 हाइफन आइन। क्या लिखना पड़ेगा, 2 हाइफन आइन। ये धन का आप चिन्ह हटा दो, ये धन का चिन्ह आप हटा दो। तो ये आपका हो जाएगा ब्यूट हाइफन 2 हाइफन आइन। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो जाएगा इसका IUPAC नाम। तो सबका आपने IUPAC नाम बहुत अच्छे से आई होप कि समझ लिया है। तो एक बार मेरे सभी प्यारे बच्चे बताएंगे क्या इतनी बातें आप सबको बिल्कुल क्लियर है, फटाफट आप लोग बताइए भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण तथा अपचायक पदार्थ
कारण देते हुए लिखिए। ये जो आपके पास अभिक्रिया लिखी गई है, इसमें आक्सीकारक कौन है, अपचायक कौन है? मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मेरे बच्चों याद रखिएगा, जिसका आक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, और जिसका मेरे प्यारे बच्चों अपचयन होता है वो आक्सीकारक होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं, याद रखिएगा, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अपचायक होता है। मैंने बहुत अच्छे से इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ाया है। और जो आपके पास मेरे प्यारे बच्चों जिसका अपचयन होता है, क्या होता है? अपचयन, वो आपका आक्सीकारक होता है। जिसका अपचयन होता है वो आपके पास क्या होता है? आक्सीकारक होता है। क्या होता है? आक्सीकारक। ठीक है, चलो देखो यहां पे एक बात याद रखिएगा, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। चलो देखो, यहां पर कॉपर 2+ चार्ज है, बड़े आराम से समझो, क्योंकि अभी आप ऑक्सीकरण संख्या नहीं सीखे हो, तो मैंने इसको दूसरे मेथड से मैं सिखाता हूं ताकि आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, कॉपर पे 2+ चार्ज है, जिंक पर यहां पर कोई चार्ज नहीं है, परंतु अभिक्रिया के बाद कॉपर पे 0 चार्ज आ गया, कॉपर पे 0 चार्ज आया। +2 कब बनाएगा? +2 कॉपर कब बनाएगा? जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। और जब ये 2 खत्म कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, करेगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ग्रहण किया। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तभी तो कॉपर पे अब कोई चार्ज नहीं बचा। अब देखो यहाँ पे जिंक पर कोई चार्ज नहीं था, जिंक पर कोई चार्ज नहीं था, परंतु अभिक्रिया के पश्चात जिंक पर 2 चार्ज आ गया। 2 चार्ज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। चार्ज भी कैसा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का क्या किया? त्याग। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उसका ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ? जिंक का। जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। जिंक का ऑक्सीकरण हुआ। बात समझ में आई? जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, और कॉपर का क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? कॉपर का अपचयन हुआ। कॉपर का क्या हुआ? अपचयन। तो आपसे पूछा था कि ऑक्सीकारक और अपचायक बताना है। ऑक्सीकारक और अपचायक, फटाफट बताओ अब आप लोग, ऑक्सीकारक और अपचायक कौन होगा? तो जिसका क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका हुआ? यहां पर जिंक का। तो मैंने बताया जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। तो जिंक आपका हो क्या गया? जिंक आपका अपचायक हो गया। जिंक आपका अपचायक हो गया। जिंक आपका क्या हो गया? अपचायक। और ये आपके पास क्या हो गया? ये आपका ऑक्सीकारक हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। याद रखिएगा, ये आपका क्या हो गया? ऑक्सीकारक। जिसका मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण हो रहा है वो कहलाएगा क्या? अपचायक। और जिसका ऑक्सीकरण, जिसका क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? जिसका मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है? अपचयन, उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। यहाँ पे कारक लिखो ना भैया, ये आपका ऑक्सीकारक होगा। कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? त्याग। मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण होता है तो क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन त्याग होता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो ये बात आप याद रखोगे, ठीक है, क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संक्षारण के 2 उदाहरण देते हुए समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों संक्षारण का 2 उदाहरण आपको देना है, बड़े आराम से समझो। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, एग्जाम्पल उदाहरण ध्यान दीजिएगा। लोहे पर जंग लगना पहला उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, चांदी का काला हो जाना, काला हो जाना। ये दोनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर संक्षारण के उदाहरण है। चांदी जब काली हो जाती है तो उसका भी संक्षारण होने लगता है, और जंग लगना लोहे पर क्या है? संक्षारण का उदाहरण। फिर यहाँ पे बोला है देते हुए समझाइए। तो समझाने में आपको सिर्फ इतना लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी डिफिनीशन, कि जब आपके पास कोई धातु वातावरण की नमी या अम्ल के संपर्क में आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और जब ऑक्सीकरण होता है तो धीरे धीरे उसका क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है, क्षरण होने लगता है, जिसी को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? संक्षारण कहते हैं। 2 उदाहरण हमने यहाँ पर आपको दे दिए, चांदी का काला हो जाना, लोहे पर जंग का लगना, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। कुछ आपके पास अभिक्रियाएं हैं, इनके लिए आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ये बात आराम से आप समझिए, ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है मरकरी ऑक्साइड
को जब गर्म किया जाता है, उष्मा दिया जाता है, तो मरकरी बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? मरकरी बनता है। और साथ में यहाँ पे पूछा है क्या बनेगा, साथ में यहाँ पे क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो साथ में यहाँ पे बनेगा आपके पास ऑक्सीजन। क्या बनेगा? ऑक्सीजन। क्या बनेगा? ऑक्सीजन। दूसरे कलर से लिख देते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे? ऑक्सीजन बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सीजन। ठीक है, इसका पहले आप समीकरण लिखो। तो मरकरी ऑक्साइड है, मरकरी ऑक्साइड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? HgO। HgO। ठीक है, यहां पर आपने इसको क्या किया? ऊष्मा दिया। क्या दिया? ऊष्मा दिया। ठीक है, मरकरी बनेगा, Hg बनेगा, और साथ में ऑक्सीजन यानी O2 बनेगा। ठीक है, इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या करोगे? इधर आपका ऑक्सीजन एक, इधर एक, इधर दो है, इधर एक है, तो आगे दो से गुणा कर दोगे। तो इधर आपका मरकरी दो हो गया, यहाँ पे अकेला एक है, तो दो से यहाँ पे गुणा कर दोगे। ये आपका क्या हो गया? संतुलित। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम से विक्रिया कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम से विक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। और साथ में आपका क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? आयरन बनेगा। क्या बनेगा? आयरन बनेगा। ठीक है भाई, चलो ध्यान देना। अभिक्रिया लिखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आयरन ऑक्साइड Fe2O3, और प्लस का एल्युमिनियम है Al। ठीक है, फिर ये आपका तीर का चिन्ह लगाओगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 हो जाएगा, लोहा है, Fe आपका आयरन। संतुलित कर लो, इधर आपका दो आयरन है, इधर एक है, यहाँ पे आगे क्या कर दो? दो से गुणा कर दो। ठीक है भैया, इधर एल्युमिनियम दो है, इधर यहाँ पे अकेला है, दो से गुणा कर दो। ऑक्सीजन देख लो भाई, बराबर है, इधर भी तीन है, इधर भी तीन है, संतुलित है। फिर आ जाओ, जिंक कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अभिक्रिया लिख दो, जिंक कार्बोनेट है, तो ये आपका ZnCO3 हो जाएगा। ये अभिक्रिया हो गई। जिंक ऑक्साइड, ये आपका ZnO बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके पास क्या हो जाएगा? CO2। आप देख सकते हो ये संतुलित है पहले से ही। ठीक है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तीन ऑक्सीजन, ये दो, एक, तीन ऑक्सीजन, जिंक जिंक। ठीक है, कॉपर सल्फाइड है मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर सल्फाइड, यहाँ पे ध्यान देना, CuS। और ये इसको पहले कंप्लीट करते हैं। कॉपर सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड से अभिक्रिया जब करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉपर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कॉपर का। ठीक है, और साथ में यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे बनता है सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये बात आप याद रखोगे। ठीक है भैया, चलो यहां पर है कॉपर सल्फाइड। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कॉपर सल्फाइड। तो ये अभिक्रिया लिखोगे, CuS हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O होता है। अभिक्रिया के बाद कॉपर बनेगा, यहाँ पे Cu लिखोगे। और फिर सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड H2। मेरे प्यारे बच्चों क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, SO2 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? तो कॉपर सल्फाइड CuS प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, और ये अभिक्रिया करके कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? निर्माण कर दिया। क्लियर है सबको? आप देख सकते हो ये संतुलित है, बिल्कुल भैया संतुलित है। सल्फर इधर एक है, सल्फर इधर एक, ऑक्सीजन इधर। एक मिनट, संतुलित इसको करो, संतुलित नहीं है भाई, इसको आप संतुलित करो। देखो जब संतुलित करोगे तो क्या करोगे? देखो यहाँ पे दो आगे गुणा करोगे, दो कॉपर, यहाँ पे भी दो कॉपर है। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो 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 देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, पर ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन यहाँ पे एक है। ऑक्सीजन कितना है? एक है। ठीक है, तो एक काम करो, इसको भी दो करने के लिए यहाँ पे आगे क्या कर दो? दो से गुणा। क्या कर दो? दो से गुणा। जब दो से गुणा कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, दो से गुणा करोगे तो ये दो दूना कितना हो गया? चार। ठीक है, और इधर आपके पास दो दूना कितना? चार, चार एक कितना हो गया? पांच, चार एक कितना हो गया? पांच हो गया ना भैया। चलो, तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे आप पांच से गुणा कर दो। कितने से गुणा करो? पांच से।
देखो इसको 5 से गुणा कर दो, ये आपका कापर है, इसको आप 5 से गुणा कर दो। जब आप 5 से गुणा कर दोगे तो देखो भाई हो जाएगा, सुनो, इधर कापर 1 और 2 दूनी 4 कापर, 4 1 5, इधर कापर कितना 5 हो गया, ठीक है। सल्फर इधर कितना है 1, इधर सल्फर कितना है 1, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है इधर 2, इधर देखो ऑक्सीजन 2 गुणा, यानी ये भी आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्लियर है, चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अब। फिर कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है विभिन्न प्रकार की गर्भरोधक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। गर्भरोधक का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि जो आपके पास महिलाएं होती हैं, महिलाओं में मेरे प्यारे बच्चों गर्भधारण ना हो, गर्भधारण ना हो, यानी जब एक पुरुष और महिला निषेचन की क्रिया करते हैं तब वहां पर गर्भधारण ना हो, इसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे लिखा है गर्भरोधी विधियां व उपाय हैं जिनमें अनचाही गर्भधारण को रोका जाता है। भाई अगर मान लो कोई है, कोई निषेचन की क्रिया कर रहे हो भाई आप लोग, और आप नहीं चाहते हो कि बच्चा पैदा हो या गर्भधारण हो, ठीक है, बगैर अनजाने में ऐसी गलती हो जाए, तब उन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है, ठीक है। तो उनको कैसे कैसे आप रोकोगे, चलो। तो यहां पर कहा है प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियों में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक विधियों में ये होता है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, आप भाई गर्भधारण कब नहीं होगा, जैसे मान लो आप किसी लड़की के साथ सेक्स वगैरह आप कोई भी चीजें कर रहे हो, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप जो आपका शुक्राणु होता है, तो शुक्राणु को निकलने से पहले अगर अपने लिंग को आप बाहर कर लेते हो, ठीक है, तब वहां पर गर्भधारण नहीं होगा। तो यहां पर सीधा सीधा लिखा है कि प्राकृतिक विधियों में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें किसी दवा या उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता। फिर कह रहा है अस्खलन। अस्खलन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका शुक्राणु होता है, शुक्राणु को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, निकलने से पहले लिंग को बाहर निकाल लेना। लिंग को क्या करना, बाहर निकाल लोगे तो भाई गर्भधारण होगा नहीं, क्योंकि शुक्राणु जब आपका अंडाशय के अंदर प्रवेश नहीं करेगा तो वहां पर भ्रूण बनेगा नहीं, ठीक है। चलो फिर आगे बाधा विधियां क्या होती हैं। बाधा विधियां कह रहा है ये शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुंचने से रोकती हैं। ये जो शुक्राणु आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको अंडाणु तक पहुंचने से क्या करती हैं, रोकती हैं। फिर कह रहा है स्त्रियां पुरुष द्वारा निरोधी का उपयोग किया जाता है। निरोध का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कंडोम। निरोध का मतलब क्या होता है, कंडोम। तो यहां पे याद रखिएगा कि जब कंडोम का यूज किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तब भी वहां पर गर्भधारण नहीं होता, ठीक है। चलो फिर यहां पे तीसरा है अंतर गर्भाशय यंत्र। फिर कह रहा है इसे गर्भाशय में लगाया जाता है, एग्जाम्पल में कापर टी। मेरे प्यारे बच्चों औरतों के गर्भाशय में कापर टी लगाई जाती है, ये आपका एक उपकरण होता है जिसके द्वारा उनका गर्भधारण नहीं होता, ठीक है। फिर यहाँ पर आपातकालीन गर्भ निरोध। आपातकालीन गर्भ निरोध में ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर शुक्राणु अंडाशय में प्रवेश कर गया है, अंडाशय में प्रवेश कर गया है, तब वहां पर मेरे प्यारे बच्चों 24 घंटे के अंदर कुछ दवाइयां होती हैं जो खिलाई जाती हैं, जिनको कहते क्या है, आपातकालीन गर्भ निरोध। यानी आपातकालीन गोलियां 72 घंटे के भीतर खिलाकर मेरे बच्चों को क्या किया जाता है, वहां पर शुक्राणु के अंदर जितने भी चीजें कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि आपका गर्भधारण ना हो, ठीक है। जिसे मेरे प्यारे बच्चों अनवांटेड 72 के नाम से भी जाना जाता है, जो मार्केट में दवाइयां आती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रहा विभिन्न प्रकार के गर्भरोधक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आप इसको इतना लिखना है। फिर आगे चलो, कह रहा लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं। मानव लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र की भूमिका का वर्णन। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र क्या होते हैं। लिंग गुणसूत्र वे विशेष गुणसूत्र होते हैं जो किसी जीव के लिंग का निर्धारण करते हैं। भाई जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो किसी जीव के लिंग का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं कि वो भाई नर होगा कि मादा होगा। कह रहा है मानव कोशिकाओं में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों 22 जोड़ी गुणसूत्र सामान्य होते हैं, और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों वो लिंग का निर्धारण करता है। ध्यान से मेरी बात को आराम से समझिए। जैसे मैं आपसे यहाँ पे कहूं कि मानव लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र की भूमिका क्या है, जैसे मैं आपसे यहाँ पे कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पास एक पुरुष है, ये आपके पास क्या है, पुरुष है, और ये आपके पास क्या है, एक महिला है, ये क्या है, महिला, ठीक है। तो पुरुष के पास जो गुणसूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपके पास XY गुणसूत्र होता है। महिला के पास जो होता है वो XX होता है। क्या होता है, XX, ठीक है। अगर पुरुष का मेरे प्यारे बच्चों, पुरुष का अगर X और महिला का X, अगर ये दोनों मिलेंगे तो यहां पर जो निर्माण होगा जिस शिशु का वो क्या होगा,
लड़की होगी। वो क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, लड़की का निर्माण होगा, वो फीमेल होगी। ठीक है। अगर पुरुष का मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर पुरुष का वाई, पुरुष का मेरे प्यारे बच्चों वाई गुणसूत्र और महिला का एक्स गुणसूत्र, महिला का एक्स गुणसूत्र, वाई एक्स यानी एक्स वाई जब आपस में मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तब यहां पर किसका निर्माण होता है, लड़के का निर्माण होता है। किसका मेरे प्यारे बच्चों, लड़के का निर्माण होता है। तो लड़की और लड़के का निर्माण कब होता है, जब एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं, यानी पुरुष का एक्स और महिला का एक्स, तो वहां पे लड़की का निर्माण होता है। और जब पुरुष का वाई और महिला के एक्स मिलता है तो वहां पर लड़के का निर्माण होता है। बस ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र, जो निर्धारित करते हैं कि नर होगा कि मादा शिशु आपका। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी आपको लिखना है। पहला है पोषी स्तर। पोषी स्तर मेरे प्यारे बच्चों ये होता है, ये भोजन प्राप्त करने से जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं। ठीक है, कि जो आपके पास सजीव होते हैं वो भोजन प्राप्त कैसे करते हैं, किस टाइप के। तो यहां पर लिखा है पोषी स्तर पारितंत्र में जीवों की वह स्थिति या स्तर है जो उनके भोजन प्राप्त करने के तरीके पर आधारित है। यानी पोषी स्तर एक ऐसी विधि होती है जिसमें मेरे प्यारे बच्चों उनके भोजन प्राप्त करने पर आधारित होती है। प्रत्येक जीव किसी ना किसी पोषी स्तर से संबंधित होता है। हर जीव किसी न किसी पोषी स्तर से संबंधित होता है क्योंकि वो भोजन प्राप्त करता है। सामान्यतः पारितंत्र के 4 प्रमुख पोषी स्तर पाए जाते हैं। पहला है उत्पादक। उत्पादक का मतलब जो पौधे मेरे प्यारे बच्चों भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे होते हैं, इनको क्या कहते हैं, उत्पादक। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जीव आते हैं। ठीक है। फिर द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता के अंदर मांसाहारी आते हैं और अपघटक के अंदर बैक्टीरिया और कवक आते हैं। तो ये पोषी स्तर को 4 भागों में क्या किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, बांटा गया है, यानी 4 भाग इसके पाए जाते हैं। तो ये संक्षिप्त टिप्पणी आपको पोषी स्तर पर क्या करना है, लिखना है। फिर आगे चलो। साइटोकाइनिन मेरे प्यारे बच्चों, साइटोकाइनिन पौधों में पाया जाने वाला क्या होता है, हार्मोन्स होता है। तो कह रहा साइटोकाइनिन पौधों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन्स होता है जो कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। इसका निर्माण मुख्यतः जड़ों में होता है और जड़ों में होने के बाद पूरे भाग में शरीर के ये क्या होता है, पहुंचता है। ठीक है। और यह पौधों के अन्य भागों तक क्या होता है, पहुंचता है। फिर कह रहा है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। क्या करता है ये, कोशिका विभाजन, ताकि नई नई शाखाएं निकालें पौधों में। ठीक है। फिर क्या है, पत्तियों और फलों को विकास में सहायक, पत्तियों और फल को विकास में सहायक होता है। पत्तियों की वृद्धावस्था को निलंबित करता है, यानी जल्दी से ये बूढ़े नहीं होती पत्तियां। ठीक है, मुरझाती नहीं। ठीक है, चलो फिर आगे कह रहा है पादपों में खाद्य पदार्थ एवं जल के परिवहन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें खाद्य पदार्थ और जल की ये प्रक्रिया कैसे होती है, किसके द्वारा होती है, उसका संक्षेप में वर्णन करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें 2 आपके पास नलिकाएं होती हैं, एक को जाइलम कहते हैं, एक को फ्लोएम कहते हैं। तो फ्लोएम के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों आपके भोजन का वाहन होता है और जाइलम के द्वारा जड़ से पत्तियां तक क्या जाती हैं, जल जाता है। ठीक है। तो बड़े आराम से यहाँ पे समझ सकते हो पादपों में पदार्थ का परिवहन विशेष वाहिकाओं उत्कों द्वारा होता है जिन्हें जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। पहला कह रहा है जड़ों द्वारा जल और खनिज लवण अवशोषित किए जाता है। यह जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से तने से होते हुए पत्तियों तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया में वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव तथा मूल दाब सहायक होते हैं। ठीक है। यानी जो आपका फ्लोएम होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके द्वारा जो आपके पास जाइलम होता है, जाइलम के द्वारा खनिज लवण हो गया, जल हो गया, ये आपकी जड़ से कहां तक जाती हैं, पत्तियां तक जाती हैं। ले जाने में सहायक कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वाष्पोत्सर्जन होता है, खिंचाव और मूल दाब, ये सभी क्या होते हैं, सहायक होते हैं, जिनके कारण जड़ से आपकी पत्ती तक आपका क्या पहुंचता है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन पहुंचता है। या आप खनिज लवण बोल सकते हो या जल बोल सकते हो। दूसरा है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन फ्लोएम ऊतक के द्वारा पौधों के विभिन्न भाग, जड़, तना, फल आदि तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं और इसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी मेरे प्यारे बच्चों पत्तियों में जो आपका भोजन बनकर तैयार होता है वो फ्लोएम के माध्यम के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों पौधे के प्रत्येक भाग में स्थानांतरित किया जाता है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, एक एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत बेहतर कंप्लीट हुआ हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 100% यहीं से पूरा क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में फंसेगा। तो बिल्कुल इसके लिए निसंदेह आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से आप मजा लिए होंगे। बिल्कुल भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।